5 दोस्तों का एक ग्रुप अंकित, प्रिया, समीर, रिया और विवेक पहाड़ों में ट्रैकिंग के लिए निकला था। अचानक मौसम बिगड़ा और वो रास्ता भटक गए। घने कोहरे में उन्हें एक पुराना खंडर हो चुका मंदिर दिखा। रात होने वाली थी और बारिश तेज हो रहे थे, इसलिए उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। मंदिर की दीवारें काई से ढकी हुई थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी, मानो सदियों पुराना रहस्य वहां छुपा हो। जैसे ही वो मंदिर के अंदर दाखिल हुए, ठंडी हवा का एक झोंका उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर गया। अंदर घना अंधेरा था और उनकी टॉर्च की रोशनी में टूटी हुई मूर्तियां और बिखरे हुए अवशेष दिख रहे थे। समीर को लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो, लेकिन पीछे कोई नहीं था। प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। रात गहरी होने पर मंदिर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। कभी बच्चे के रोने की आवाज, तो कभी किसी बुजुर्ग महिला के फुसफुसाने की। विवेक ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में टॉर्च घुमाई। एक कोने में उन्हें एक पुरानी गुड़िया दिखी, जिसकी आंखें उन्हें घूर रहे थे। अचानक गुड़िया का सिर मुड़ गया और उसने एक भयानक मुस्कान दी। सभी दोस्त दहशत में कांप उठे। वो बिना कुछ सोचे समझे मंदिर से बाहर भागे। कोहरे और बारिश की परवाह किए बिना पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर की एक खिड़की से लाल आंखें उन्हें घूर रही थे। वो तब तक दौड़ते रहे जब तक कि वो उस भयानक जगह से मीलों दूर नहीं आ गए। अगली सुबह जब उन्हें मदद मिली तो उन्होंने उस मंदिर की कहानी बताई, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। आज भी वो उस रात के खौफनाक अनुभव को याद करके सिहर उठते हैं और रात में अकेले निकलने से डरते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मध्य प्रदेश के भानपुरा में एक अजीबोगरीब दास्तां सुनाई जाती है, जो आज भी वहां के लोगों को सिहरा देती है। ये कहानी एक ऐसी बारात की है जो अपनी खुशियों के साथ एक रहस्यमय गुफा में दाखिल हुई, लेकिन फिर कभी बाहर ही नहीं निकले। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक खौफनाक शहरी दास्तां है, जिसने इस जगह को एक अनसुलझे रहस्य से घेर रखा है। ये घटना भानपुरा के छतरी नामक प्राचीन जगह पर घटित हुई थी, जहां एक बेहद पुरानी और गहरी गुफा मौजूद है। आज भले ही उस गुफा को बंद कर दिया गया हो और उसका प्रवेश वर्जित हो, लेकिन पुराने समय में वो खुले थे। स्थानीय लोगों के अनुसार इस गुफा का निर्माण किसी प्राचीन राजा ने युद्ध के दौरान गुप्त रास्ते के रूप में किया था, ताकि मुश्किल के वक्त सुरक्षित बाहर निकला जा सके। और यही रास्ता एक दिन अनगिनत लोगों की कब्र बन गया। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक बड़ी बारात धूमधाम से इसी रास्ते से गुजर रहे थे। ढोल नगाड़ों की गूंज और खुशी के माहौल में सजी धजी बारात ने शायद उस गुफा को सिर्फ एक आसान रास्ता समझा। दूल्हा दुल्हन के परिवारजन, मित्र और गांव के अनेकों लोग उस विशाल जुलूस का हिस्सा बने। बिना किसी आशंका के वो सभी एक एक करके उस अंधेरी गुफा के भीतर समाने लगे।
जहां बाहर की रोशनी धीरे धीरे गायब होती जा रहे थे। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही बाहर की हलचल और शोरगुल धीमा पड़ता गया। जो लोग बारात के पीछे थे या गुफा के मुहाने पर इंतजार कर रहे थे, उन्हें लगा कि भीतर से जल्दी ही लोग निकलेंगे, पर एक लंबा इंतजार खामोशी में बदल गया। घंटों बीत गए, लेकिन बारात का कोई भी सदस्य गुफा से बाहर नहीं आया। हंसी खुशी का माहौल अचानक दहशत में बदल गया। खोजबीन शुरू हुई, लेकिन गुफा के भीतर सिर्फ गहरा सन्नाटा था। उस दिन के बाद से उस बारात का कोई नामो निशान नहीं मिला। वो सब कहाँ गए? क्या गुफा ने उन्हें जिंदा निगल लिया था? ये सवाल आज भी भानपुरा के हर कोने में गूंजता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि गुफा किसी अज्ञात शक्ति का द्वार थी, जिसने पूरी बारात को अपने रहस्यमयी पाश में कस लिया। ये एक ऐसा भयावह राज है जो उस बारात के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया, जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। रोहन, प्रिया, अमित और नेहा शहर के बाहरी इलाके में स्थित पुरानी कपड़ा मिल देखने गए थे। स्थानीय लोग इसे एक शापित जगह मानते हैं, जहां सालों पहले एक भीषण आग लगी थी और कई जाने गए थे। उत्साह और थोड़ी घबराहट के साथ वो मेन द्वार से अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल अजीब था। हवा में एक अजीब सी गंध थे और हर कोने में चुप्पी पसरे थे, जिसे उनकी पदचाप तोड़ रहे थे। सूरज की रोशनी टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रहे थे, जिससे धूल के कण हवा में नाचते दिख रहे थे, जैसे किसी अदृश्य संगीत पर थिरक रहे हो। जैसे ही वो गहरे अंदर गए, अजीबोगरीब और विचलित कर देने वाली आवाजें सुनाई देने लगी। कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रहे थे, तो कहीं धातु के टकराने की, जो किसी यातना का आभास दे रहे थे। अमित ने अपनी फोन की रोशनी से एक पुरानी मशीन पर पड़ी धूल साफ की। अचानक प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर एक बर्फीला हाथ रखा हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसे बहुत ही ठंड लगने लगी, जबकि बाहर का मौसम गर्म था। नेहा ने कहा, शायद ये सिर्फ हवा है या हमारी सोच। लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो एक छोटे से कमरे पर पहुंचे, जहां एक पुरानी टूटी फूटी डायरी फर्श पर पड़ी थी। रोहन ने उसे उठाया। धूल से ढकी डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर अजीबोगरीब स्याही के निशान थे। उसमें कुछ विचित्र चित्र और भयानक अनुष्ठानों का जिक्र था, जिन्हें आग लगने से पहले कर्मचारी द्वारा किया गया था। जैसे ही रोहन ने एक विशेष मंत्र पढ़ा, कमरे की अकेली लाइट भी टिमटिमाने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें अंदर तक कपा गया। प्रिया की आंखें अचानक लाल हो गई और उसने अनजानी डरावनी भाषा में कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया। अमित और नेहा हक्का बक्का रह गए। प्रिया अब खुद में नहीं थे। उसकी आवाज बदल गई थी, गहरी और भयानक, जो किसी और की लग रहे थे। मिल की बंद पड़ी मशीनें अचानक धीमी गति से चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। दीवारों पर अजीबोगरीब छाए नाचने लगी, जो किसी आकृति को नहीं दर्शाते थे, लेकिन उनमें एक डरावनी
अनियमित गति थे। वो समझ गए कि ये जगह सिर्फ पर्यटक नहीं बल्कि किसी भयानक क्रोधित आत्मा का घर थे जो उनसे कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन मिल का मेन दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उस दिन के बाद से उन दोस्तों का कभी कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये थी आज की तीसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। वो कोई गर्मियों की रात रही होगी। शहर के एक प्रतिष्ठित MBA कॉलेज के बॉयज हॉस्टल के छत पर 4 दोस्त बैठे हुए थे और हाथ में एक बोतल थी। उनके हाव भाव से लग रहा था कि शायद उस बोतल में शराब थी। भाई बस ये 2 दिन और बीत जाए, प्लेसमेंट भी सही से हो जाए, तब तो सब सेट है। सब अपनी अपनी जॉब में बिजी हो जाएंगे। सबको ऐसे हॉस्टल पे छत पर बैठना, दुनिया भर की बातें करना, जूनियर्स की रैगिंग लेना, ये सब बहुत याद आने वाला है। रजनीश ने विनोद को देखते हुए कहा, हाँ भाई, जब जिंदगी भी पूरी तरह से निर्धारित हो जाती है तब ये कॉलेज लाइफ बहुत याद आती है यार। देवेश ने विनोद और रजनीश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मगर सालों, क्या हम सभी उस घटना को कभी भूल पाएंगे जो उस दिन हुआ था? रजत ने कहीं शून्य में देखते हुए कहा, साले मनहूस, तेरा हर वक्त ऐसी बातें करना जरूरी है क्या? कभी तो उस बात को भूल जाया कर और हमें भी भूल जाने दिया कर। विनोद ने रजत को घूरते हुए कहा, वो बात हमारी जिंदगी का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। रजत ने कहा, अंधेरी रात में जब चांद भी बादलों के पीछे कहीं दुबका पड़ा था, उस 2 मंजिला भव्य हॉस्टल के सामने वाली सड़क से लगी रोड लाइट ही थे जो अंधेरे को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। मगर अचानक वो भी ऑन ऑफ होने लगी और पास से घर घर की आवाजें आने लगी। चलो भाई, मौसम खराब हो रहा है, चलो नीचे चलते हैं। इस रजत की बातें सुनने से बेहतर है कि हम सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो ही जाएं। देवेश ने कहा। इसके बाद वो चारों छत पर रखी बड़ी सी पानी की टंकी के दाईं ओर लगी लोहे की सीढ़ी से नीचे उतर गए। सब कुछ शांत हो गया था, मगर काले आसमान में बिजली चमक उठी और पानी की टंकी की ओट में एक बड़ा सा काला साया खड़ा नजर आया, जिसकी एक जोड़ी बिल्लौरी आंखें चमक रहे थे और अगले ही पल वो गायब था। रात के 2 बज रहे थे। दूसरी मंजिल के बड़े से गलियारे के दोनों ओर 6-6 कमरे थे और उस गलियारे से ही निकलता हुआ गलियारा बाईं ओर मुड़ गया था, जहां फिर दोनों ओर 6-6 कमरे थे। पहले वाले गलियारे के अंत में एक बड़ी सी वॉल क्लॉक लगी हुई थी और उसके बाईं ओर बाथरूम और दाईं ओर स्टोर रूम था। वॉल क्लॉक से आगे बढ़ते हुए देवेश और रजनीश का कमरा दूसरे नंबर का था। वो उसके सामने वाला कमरा विनोद का था। गलियारे में लगा छोटा सा पीला बल्ब केवल एक इशारा कर रहा था कि यहाँ जिंदा लोग हैं, अन्यथा वहां शमशान से भी ज्यादा खामोशी पसरी थी। रजनीश और देवेश अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे। उनके बगल वाले कमरे में रजत और विनोद घोड़े बेचकर सोए हुए थे। पूरे हॉस्टल में खामोशी पसरी हुई थी। रोड लाइट के ऑन ऑफ होने की तरह अब गलियारे में लगा बल्ब भी जल बुझ होने लगा था। पूरे हॉस्टल में किसी लड़के के फफक फफक कर रोने की आवाजें गूंजने लगी। रजनीश की आंखें खुली और नींद में ही एक फत्ती सी गाली देता हुआ वो बोला,
कौन है यार, लड़कियों की तरह रोए जा रहा है रात के समय। और वो नींद में ही चलता हुआ बाहर गलियारे में पहुंचा, मगर वहां कोई नहीं था। हाँ, बल्ब जरूर अब भी जल बुझ रहा था। रजनीश ने पूरी दूसरी मंजिल छान मारी, मगर कहीं कोई नहीं मिला। थक कर वो वापस अपने कमरे में सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी रोने की आवाज और तेज हो गई। इस बार ध्यान से सुनने पर रजनीश को वो आवाज बाथरूम से आती हुई महसूस हुई। कौन रो रहा है यार लड़कियों की तरह? उसने बाथरूम में झांक कर देखा तो कोई भी नजर नहीं आया, मगर अब गलियारे में लगे उस पीले बल्ब के साथ साथ बाथरूम की लाइट्स भी जलने बुझने लगी थी। रोने की आवाज अब पूरी तरह से बंद हो गए थे। इस बार वो थोड़ा सकपका गया, मगर डरा नहीं। उसने सोचा कि जब यहाँ आ ही गया हूँ तो हल्का होकर ही चलता हूँ, और वो अपना काम निपटाने लगा। उसे लगा कि कोई है जो उसकी पीठ को घूरे जा रहा है, और अचानक ही उसने अपना सिर झटका, मानो अपने दिमाग में आने वाले विचारों को झटक रहा हो, और सामने लगे शीशे को देखने लगा। पर सामने देखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। शीशे में उसे वही काला साया नजर आया जिसके सिर्फ आंखें चमक रहे थे, बिल्ली जैसी डरावनी आंखें। वो आंखें धीरे धीरे रजनीश के करीब आ रहे थे और करीब आती गई। कौन? रजनीश उन आंखों को पहचान चुका था, मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही साया है। पहचान तो तू गया ही है, अब देर मत कर, चल मेरे साथ। उस काले साए ने आवाज में एक अलग ही लचक के साथ कहा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और तू लौट कैसे आया साले? कहता हुआ रजनीश उस साए को मारने के लिए पलटा ही था, मगर उसने रजनीश को दूर धक्का दे दिया और अपने बाईं ओर लगे वॉश बेसिन को उखाड़कर उसके सिर पर फेंक दिया। खून का एक फव्वारा निकला और अगले ही पल सब शांत। वो साया गायब हो चुका था। अगली सुबह तक पुलिस, वार्डन और हॉस्टल के लड़के उस बाथरूम में खड़े हुए थे। रजनीश की लाश को पहचानना मुश्किल हो चुका था। इधर देवेश, विनोद और रजत का चेहरा पीला पड़ चुका था। आखिर उनका दोस्त अब उनके बीच नहीं था, और जिस बेरहमी से उसका खून किया गया था उसे देखकर तो कोई भी डर जाता। उन तीनों का वो दिन जितनी मुश्किल से बीता था, रात उससे भी ज्यादा मुश्किल से बीतने वाली थी। रात हो गई थी। तीनों ने बामुश्किल खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रजनीश के साथ बैठकर वो बीती रात अपनी आगामी भविष्य की योजना बना रहे थे, वही रात रजनीश की आखिरी रात थी। विनोद और रजत तो अपने कमरे में साथ थे, जैसे तैसे उनका समय कट रहा था, मगर देवेश वो अपने कमरे में अकेला था। उसे रह रहकर रजनीश की डरावनी लाश उसके आंखों के सामने याद आ रहे थे। जैसे तैसे आंखें मूंदकर वो सोने की कोशिश करने लगा। रात के किसी पहर उसकी नींद दरवाजे पर हुई दस्तक के कारण खुल गई। देवेश, उस आगंतुक ने बाहर से आवाज दी। वो आवाज तो विनोद की थी, मगर उसमें जो लचक थी उससे देवेश अनजान नहीं था। विनोद? देवेश ने घबराते हुए पूछा। दरवाजा खोल। वो आवाज अब अपनी लचक खोकर भयानक और डरावनी हो गई थी। देवेश की कमरे की लाइट भी बंद हो चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसके कमरे के बाहर वो कौन था।
दरवाजा खोल। वो भयानक आवाज फिर गूंजी। अब देवेश डर से चिल्लाने लगा था, इधर उधर भागने लगा था। भड़ाक की आवाज हुई और दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर चुका था। ज, 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 तू? देवेश की आवाज में डर झलक रहा था। हाँ, मैं। क्या गलती थी मेरी? तुम लोगों ने मुझे किस गलती के लिए इतना जलील किया था? जीते जी तो मुझ में ताकत नहीं थी तुम लोगों को जवाब देने की, मगर अब मरने के बाद मुझ में भी ताकत है और शक्ति भी। अब मैं बदला लूंगा, उस साय ने कहा, जिसे अभी अभी देवेश ने जय कहकर संबोधित किया था। वो एक झटके में ही देवेश के सामने आ खड़ा हुआ और देवेश डर से कांपने लगा। मुझे छोड़ दे जाए, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था। जाने दे भाई, प्लीज प्लीज। देवेश घिघियाता हुआ बोला। जय के सामने हाथ जोड़कर वो खड़ा था। कभी मैं भी ऐसे ही बोला करता था, तुमने छोड़ा था मुझे, जय ने गुस्से में कहा। वो अब भी एक साय के ही रूप में था। उस घुप अंधेरे में सिर्फ उसकी बिल्लौरी आंखें ही चमक रहे थे। मुझे छोड़ दे। देवेश का वाक्य पूरा होने से पहले ही एक गुलाबी रंग का दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ आया और उसका एक सिरा देवेश के गले के चारों ओर गोल गोल लिपटता गया और दूसरा सिरा पंखे से जाकर बंध गया। देवेश हवा में झूल गया। उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी और गर्दन एक ओर मुड़ी हुई थी। जय जा चुका था अपना एक और बदला लेकर। दरवाजा वापस अपनी जगह लग गया था, बिल्कुल पहले की तरह। अगली सुबह जब देवेश बहुत देर तक भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो रजत और विनोद ने वार्डन को बुला लिया और इसके बाद जब देवेश के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो सब सुन्न रह गए। देवेश की लाश पंखे से लटकी हुई थी और उसमें सफेद रंग के कीड़े रेंग रहे थे। पूरी लाश सड़ चुकी थी, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। देवेश तो कल रात ही मरा था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी उसकी लाश कैसे सड़ सकती है? रजत और विनोद अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शायद उन्हें भी अब अंदाजा हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, जिसकी सजा उनके दो दोस्तों को मिल चुकी है और शायद अब इन दोनों को भी मिलने वाली थी। रजत और विनोद वहीं पास ही में खड़े पुलिस अफसर के पास गए और उन्हें अकेले में बात करने के लिए राजी कर लिया, जिसके बाद उन्होंने उस अफसर को पूरी बात बता दी। दरअसल रजत, विनोद, देवेश और रजनीश, ये चारों दोस्त एक जूनियर जयंत उसकी रैगिंग लिया करते थे। बहुत ही बुरी तरह से उसे जलील किया करते थे। एक दिन वो लोग हॉस्टल की छत पर जयंत को ले गए और उसे पूरी तरह से जलील करने लगे। जयंत हॉस्टल के छत पर किनारे पर बैठा हुआ था और गलती से इन लोगों का झटका जयंत को लगा और जयंत छत से धड़ाम से नीचे जा गिरा। गिरते ही उसकी मौत हो चुकी थी। चारों दोस्तों ने वहां से निकलना ही सही समझा और वो लोग वहां से निकलकर अपने अपने कमरे में आ गए। इस घटना को हॉस्टल की तरफ से आत्महत्या करार दिया गया। तब भी उन चारों दोस्तों ने किसी को कुछ नहीं कहा और ये राज हमेशा के लिए अपने में ही रखा और शायद इसीलिए उन लोगों को उनकी सजा मिली। बाकी अब बचे दो दोस्त, उन्हें पुलिस कस्टडी में ले लिया गया और फिर उन्हें कुछ नहीं हुआ।